हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। और चैप्टर जो हो रहा है 2, सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 को लेकर आया हूँ और ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इसके पहले मैं चैप्टर 1 के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ। उसमें 3 वीडियो बना है, पार्ट 1 2 3 बोलकर। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 सेमेस्टर 2, ठीक है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे पास कुछ कुछ कंप्लीट सब्जेक्ट का PDF है। हिंदी का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का और जियोग्राफी का पूरे कंप्लीट PDF मिलेगा। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल और जियोग्राफी का जो PDF होगा वो इंग्लिश वर्सन में भी मिलेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश वर्सन में भी आपको रेडी किया हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा हम लोग को बताइए, तो इंग्लिश वर्सन में भी आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद यानी नेशन एंड नेशनलिज्म की जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो चलिए देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से शुरू होने वाला है। कहाँ चला गया ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से है। तो ये रहा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर टाइप क्वेश्चन जो है कि डिस्कस द की फीचर्स एंड चैलेंजेज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म यानी उपनिवेशीय राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएं और चुनौतियां पर चर्चा करें। आंसर देख लीजिए। उपनिवेशीय राष्ट्रवाद उन राष्ट्रवादी आंदोलनों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपनिवेशित देशों में उभरे। मुख्य विशेषताएं हैं, देख लीजिए क्या क्या विशेषता दिया हुआ है। इंग्लिश वर्सन वाले अपना थोड़ा मेंटेन करेंगे, मैं हिंदी वर्सन को लेकर चलूँगा। चलिए आगे देख लीजिए। यानी यह औपनिवेशिक उत्पीड़न की प्रक्रिया के रूप में उभरा जो राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को पुनः प्राप्त करने पर केंद्रित था। आगे देख लीजिए, बड़े ही शानदार तरीके से बनाया गया है। छोटे छोटे आपको हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है, मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर, ताकि आपको असुविधा ना होगा। इंग्लिश वाले हिंदी वाले इंग्लिश को समझ पाएंगे अच्छे से और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी भी सीख पाएंगे। यह राष्ट्रवाद के भीतर विविध समूहों के बीच साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के महत्व पर बल देता है। आगे देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्र अक्सर जनसंख्या को एकजुट करने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा और शासन को विकसित करने के प्रयास करते हैं। आगे देख लीजिए। चुनौतियां क्या है कि इन राष्ट्रों को राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विकास और जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। आगे वैश्वीकरण का उपनिवेशीय समाजों में सांस्कृतिक पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देख सकते हैं इसका उत्तर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। यानी हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल आइडेंटिटी इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। यानी क्या है देख लीजिए। यह विचारों, परंपराओं और प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे संस्कृतियों का हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे देखिए। वैश्विक मीडिया और उपभोक्ता कुछ संस्कृतियों की प्रधानता की ओर ले जा सकते हैं, अक्सर स्थानीय परंपराओं की कीमत पर। आगे देखिए कि वैश्वीकरण के जवाब में
स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं में रुचि का पुनरुत्थान हो सकता है, जो सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिटरेचर इन शेपिंग नेशनल आइडेंटिटी इन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। यानी उपनिवेशीय संदर्भों में राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में साहित्य की भूमिका का परीक्षण करें। चलिए उत्तर देख लीजिए इसका। यानी यह लोगों की संघर्षों और आकांक्षाओं को पुनः कथित करने में मदद करता है, साझा पहचान का एक एहसास पैदा करता है। आगे देख लीजिए। साहित्य अक्सर औपनिवेशिकता के प्रभावों की आलोचना करता है, औपनिवेशिक कथाओं को विघटन करने और स्वदेशी आवाज़ों को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। आगे, यह नए पहचान और भविष्य की खोज की अनुमति देता है, पाठकों को एक ऐसे औपनिवेशीय समाज की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो औपनिवेशिक सीमाओं को पार करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन फोस्टरिंग पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म। यानी उपनिवेशीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व का विश्लेषण करें। देख लीजिए, यह व्यक्तियों को ज्ञान से सशक्त कराता है, जिससे वे अपने अधिकारों और सांस्कृतिक धरोहर को समझ सके। शिक्षा नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रक्रिया में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करती है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एहसास कराती है। यह आलोचनात्मक सोच और ऐतिहासिक अन्याय के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों को सामाजिक परिवर्तन के लिए वकालत करने के लिए प्रेरित करता है। आगे, उपनिवेशीय राष्ट्रों को किस मुख्य आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो देख लीजिए। यानी इसका आंसर देख लीजिए क्या दिया है। कई उपनिवेशीय अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए अपने पूर्व उपनिवेशियों पर निर्भर रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का अक्सर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शोषण किया जाता है, जो आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है। आगे, कई उपनिवेशीय समाजों में उच्च स्तर की असमानता और गरीबी बनी रहती है, जो आर्थिक विकास में बाधा डालती है। आगे, उपनिवेशीय इतिहास का समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या दिया है 6 नंबर का आंसर। यानी कई उपनिवेशीय देशों ने ऐसे अधिनायकवादी शासन संरचनाएं विरासत में पाई है, जो असहमति को दबाती है और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को सीमित करती है। उपनिवेशिक काल में खींची गई मनमानी सीमाओं ने अक्सर जातीय विभाजन को जन्म दिया, जिससे निरंतर संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता हुई। आगे, औपनिवेशिक काल में संसाधनों का शोषण और असमान आर्थिक नीतियों ने आर्थिक विकास और शासन को प्रभावित करना जारी रखा। उसके बाद, हाउ डज कल्चरल इम्पेरियलिज्म मैनिफेस्ट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। यानी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद उपनिवेशीय समाजों में कैसे प्रकट होता है, तो देख लीजिए इसका आंसर। पश्चिमी मीडिया और उपभोक्ता उत्पादों की प्रधानता अक्सर स्थानीय संस्कृतियों और प्रथाओं के हाशियाकरण का कारण बनती है। शिक्षा प्रणाली में औपनिवेशिक भाषाओं का प्रचार स्वदेशी पहचान पर औपनिवेशिक संस्कृतियों की प्रधानता को मजबूत करता है। आगे, वैश्वीकरण सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देता है, जहां स्थानीय परंपराएं वैश्विक मानदंडों के पक्ष में कमजोर होती है। आगे, एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन इन पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म। यानी उपनिवेशीय राष्ट्रवाद में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करें।
तो देख लीजिए क्या होगा। महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रही, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की वकालत करती है। उसके बाद राष्ट्रवादी विमर्श अक्सर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं पर पुनर्विचार की ओर ले जाता है, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों और समाज में भूमिकाएं हासिल करने की अनुमति मिलती है। महिलाएं अक्सर सांस्कृतिक पहचान की रक्षक होती है, परंपराओं और भाषाओं को संरक्षित करती है जो राष्ट्रीय पहचान के लिए अनिवार्य है। आगे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजेनस नॉलेज सिस्टम्स इन पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, यानी उपनिवेशीय विकास में स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का महत्व चर्चा करें। ठीक है, देखिए ये ऐसी सतत प्रथाएं प्रदान करते हैं जो स्थानीय पर्यावरण के लिए उपयुक्त होती है और पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान करती है। आगे देख सकते हैं आप, स्वदेशी ज्ञान विकास प्रतिक्रियाओं में स्थानीय अनुभवों और परंपराओं को महत्व देकर सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। उसके बाद स्वदेशी ज्ञान को शामिल करने से सांस्कृतिक पहचान और धरोहर को संरक्षित करने में मदद मिलती है, जो उपनिवेशीय राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ डायस्पोरा कम्युनिटीज फॉर पोस्ट कॉलोनियल नेशनलिज्म, यानी प्रवासी समुदायों के उपनिवेशीय राष्ट्रवाद के लिए क्या निहितार्थ है। तो आंसर देख लीजिए, प्रवासी समुदाय अक्सर एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान विकसित करते हैं जो उन्हें अपने मातृभूमि और नए देश से जोड़ती है, राष्ट्रीय कथाओं को प्रभावित करती है। आगे, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और मातृभूमि की पहचान के प्रसार को सीमाओं के पार सुविधाजनक बनाते हैं, जो मातृभूमि के प्रति धारणाओं को प्रभावित करती है। आगे, प्रवासी समुदाय अपने मातृ देशों के साथ राजनीतिक रूप से संलग्न हो सकते हैं, नीतियों के लिए वकालत करते हैं जो उनके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो है कंप्लीट होता है, लेकिन चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं होता है। अभी चैप्टर 2 में और भी वीडियो आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।